नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनी और मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार और आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो हम राजनीति विज्ञान का अध्याय 5 जो अंतिम अध्याय है क्या है, लोकतांत्रिक अधिकार, वो पढ़ रहे थे और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। हम जान चुके हैं अधिकारों की जरूरत क्यों है और अधिकार होते क्या हैं। तो अब आज हम ये चर्चा करेंगे अधिकार देने का जिम्मा किसका है। अधिकार देने का जिम्मा हमारे देश के संविधान का है और ये वो संविधान है, भारत का संविधान, जिसने बहुत से लोगों को बहुत अधिकार दिए हैं और सबसे बड़ा जो अधिकार दिया है वो जिंदगी जीने का अधिकार दिया है। लेकिन काफी लोगों के पास तो जिंदगी का मतलब ही नहीं बताता, वो जिंदगी जीने का जो मतलब है वो भारत के संविधान ने दिया है। आज हम जानेंगे कि क्या क्या अधिकार है हमारे देश में। तो टुडेस टारगेट, आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मौलिक अधिकार क्या होते हैं। सबसे पहली बात ये, मुझे सामाजिक विज्ञान का टीचर होने पे कभी कभार इस बात का दुख होता है कि बहुत से लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ठीक है, पर उनको अपने देश के 6 जो मौलिक अधिकार है वो भी नहीं पता। इस बात को मुझे सच में बहुत दुख होता है। समानता का अधिकार पढ़ेंगे, कानून के सामने समानता क्या है और कानून का संरक्षण क्या होता है। प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये दोनों बातों में अंतर बताऊंगा मैं आप लोगों को। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है और ये स्वतंत्रता का मतलब क्या है, कहां तक की लिमिट है स्वतंत्रता, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बहुत हॉट डिबेटेबल मुद्दा है हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी, कि हमारे पास अभिव्यक्ति की आजादी है, तो वो अभिव्यक्ति की आजादी भी कहां तक रहनी चाहिए उस पर भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 6 जो हमारे मौलिक अधिकार है वो देखिए। हमारा जो देश का संविधान है ना, उसमें आप 2-3 चीजों को क्लियर करके चलिएगा। पहली बात तो, जब आप संविधान पढ़ते हैं, संविधान में आपको 2-3 शब्द सुनने को मिलेंगे। जैसे पहला भाग, ठीक है, भाग है, इंग्लिश में हम ये कहते हैं पार्ट्स। जब आप ये भाग, ये टोटल भाग कितने हैं, 22 भाग है। 22 भाग है, 22 भाग है। पर जब आप इनकी काउंटिंग करोगे ना तो 25 आते हैं। वो 25 इसलिए आते हैं, कहीं कहीं पर एडिशन है, जैसे 4A 4A, तो वो एडिशन है। पर वो जब काउंटिंग चलती है तो लास्ट 22 ही आता है, पर काउंटिंग गिनने बैठोगे तो वो 25 आ जाएंगे भाग। उसके बाद जो दूसरा है वो है अनुच्छेद। अनुच्छेद जिसे इंग्लिश में कहा जाता है आर्टिकल्स, ये जो टोटल है ये है 395। अब जब इनने भी गिनने काउंटिंग करने बैठोगे तो वो 450 से भी ज्यादा हो जाएंगे। 395 पर जो काउंटिंग लास्ट है, एंडिंग है 395 पे होती है, 395। उसके बाद जो है, ठीक है, उसके बाद जो है अनुसूची, या इंग्लिश में से कहा जाता है शेड्यूल। ये जो शेड्यूल है ये टोटल है 12। तो शेड्यूल हमारे पास क्या है, 12। तो संविधान भाग 22, अनुच्छेद 395 और अनुसूची 12। अब देखो तीनों में अंतर क्या है। भाग क्या है, एक भाग बड़ा कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो आपकी जो पूरी किताब है वो क्या है, भाग है। तो अब कितने, जैसे अब उस किताब में चैप्टर्स होंगे, जैसे मान लो आपकी पॉलिटिक्स चैप्टर किताब में 5 चैप्टर, तो ये 5 क्या हो गए, भाग हो गए। ऐसे 22 भाग बना रखे। फिर हर चैप्टर के अंदर कुछ सब हेडिंग्स होगी। जैसे कि इसमें हमारा थी क्या था, ग्वांतानामो बे जेल के बारे में था, सऊदी अरब के नागरिक अधिकार थे, ये थे। तो उसी प्रकार से क्या है, अनुच्छेद है। भाग है, पहला भाग सबसे बड़ा है और उसके अंदर क्या है, अनुच्छेद है, ठीक है। अब आप पूछोगे अनुसूची क्या है। अनुसूची शेड्यूल क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीजें उन्हें हाईलाइट करके अलग से बताया गया है। ऑलरेडी वो अनुच्छेदों में लिखी हुई, पर उसे हाईलाइट करके बताया गया कि ये इंपॉर्टेंट बातें, इनका विशेष करके क्या है ध्यान रखा जाए। जैसे कि हमने 22 भाषाएं जो अनुसूचित करी गई है 8वीं अनुसूची में, उनके बारे में भी हम जान चुके। तो अब ये जो है मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार जो हमारे आते हैं, वैसे तो जो इनका दायरा है अनुच्छेद का वो 12 से 35 का है। अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है। और इसका भाग कौन सा है, इसका भाग है 3। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक क्या है, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का मतलब यह होता है कि बेसिक है, जरूरी है, ये तो होनी चाहिए। एक इंसान के लिए अधिकार बहुत जरूरी है। ये मानवता वाले अधिकार है, ये सभी को क्या है, ये अधिकार मिलने चाहिए। अब परंतु जब आप गिनती शुरू करते हो तो वो 14 से शुरू होते हैं। 12 और 13 में जो बता रखा है वो भी आपके काम का नहीं है। 33, 34 और 35 अनुच्छेद में बता रखा है वो भी आपके काम का नहीं है। तो इसलिए हम लोग अब एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। समता या समानता का अधिकार एक भी बात है, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया है। तो उसमें क्या क्या बातें बोली है कि कानून के समक्ष हम सभी क्या है, समान है, सब बराबर रहेंगे। जाति, धर्म, लिंग, रंग के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। कहीं पर भी किसी को जाने से आने से नहीं रोका जा सकता। और अनुच्छेद जो 17 है बहुत इंपॉर्टेंट, कहता है छुआछूत या अस्पृश्यता जिसे हम कहते हैं, जो अनटचेबिलिटी, जो जाति के आधार पर भेदभाव होता था, उसका क्या है, अंत करा जाए, वो खत्म करी जाए। और अनुच्छेद 18 में
टाइटल्स को, उपाधियों के लिए मना करी जाती है। तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं, पर समता का अधिकार मतलब सब समान है, सब इक्वल है, सब बराबर रहेंगे। तो सबसे पहला जो आपका मौलिक अधिकार है वो क्या है? समता का अधिकार, समानता का अधिकार। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे शेर और शेरनियों, मैं सिर्फ एक ही बात आप लोगों को कहता हूं, सिर्फ हमें पढ़ना इसलिए नहीं चाहिए कि हमारे अच्छे नंबर आ जाए। हमें पढ़ना इसलिए चाहिए कि जब हम 5 लोगों के बीच में बैठे और जब हम खड़े होकर के जाए ना, वो 5 लोग बोले यार वाह, टैलेंट हो तो इस जैसा हो, ज्ञान हो तो इस जैसा हो। अगर आप अपने देश में रहकर के आप अपने अधिकार नहीं जानते हो ना, तो शर्म की बात है, शर्म की बात है। इन अधिकारों को चाहे आपको टाइम मिले ना मिले, पर आप कैसे भी करके 6 अधिकार याद रखो, इनको समझो डिटेल में ये चीज क्या है। तो समता का अधिकार जो है आपको अनुच्छेद 14 से 18 मिला है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, राइट टू फ्रीडम से हम कहते हैं आर्टिकल 19 टू 22। इसमें यहां तक मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जब अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करती है, उसके लिए भी हमने अधिकार दिए कि उसके साथ भी क्या हो, सही हो, मानवता के अनुसार क्या हो, उसके साथ व्यवहार हो। तो स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता कहां तक की स्वतंत्रता क्या है वो भी चर्चा करेंगे। फिर तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण मतलब एक्सप्लॉयटेशन, जब शोषण होता है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये क्या है? अनुच्छेद 23 से 24 तक है। तो अब इसमें जो शोषण गिना गया है, शोषण जैसे एक तो क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का गिना गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है? जब जैसे लोगों को किडनैप करके उनके जो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, उनको निकाल लिया जाता है। एक जो भिखारी वाला काम है, बेगिंग वाला है, उसको काउंट करा गया है। ऐसे 3-4 कामों को काउंट करा गया है, और वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है कि आपका शोषण किसी का भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब है आप चाहो जिस धर्म को अपनाना चाहते हो, आप चाहो जिस धर्म को पूजना चाहते हो, मानना चाहते हो, उसकी आपको क्या है? छूट है। तो ये चौथा हमारा मौलिक अधिकार, ओके, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उसके बाद आते हैं 5वें अधिकार पे, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। देखो अब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये जो अधिकार हैं ये किसको दिए गए? ये अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए। जो धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जैसे कि मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ये जो अल्पसंख्यक समुदाय है, उन लोगों को दिए गए कि भाई आप अपनी संस्कृति को बचा सको, और क्या है, जैसे जो शिक्षा का संस्थान हो वहां पर भी आप अपने खोल सकते हो। तो इसी के आधार पे तो क्या है, आप देखते हो कि जो क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं वो अलाउड है। तो ये सब कुछ अलाउड है। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। फिर आता है 6th सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब अब इसमें क्या होता है कि आपने जितने भी अधिकार हैं, अगर इन अधिकारों का कहीं पर भी आपको इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता है, तो क्या हो, आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सको। और इसी को संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी को परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या कहा है? हृदय एवं आत्मा। संविधान की क्या कहा है? हृदय मतलब दिल और आत्मा। तो बस संविधान की जो आत्मा बस रही है वो कौन से अनुच्छेद में बस रही है? अनुच्छेद 32 में बस रही है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो ये सारे के सारे अधिकार क्या है? बेकार हैं। और अगर अधिकार ही नहीं होंगे किसी के पास, अगर उसे मानवता का अधिकार ही नहीं मिलेगा, तो उसका क्या है? जीवन बेकार है। और अगर किसी का जीवन बेकार है तो फिर हमारे संविधान का कोई मतलब नहीं है। ऐसे अमर विचार हैं बाबा साहब अम्बेडकर के। तो ये क्या है? मौलिक अधिकार है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में हम एक एक कर करके जानेंगे, बहुत डिटेल में हम लोग जानते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले समानता का अधिकार, इक्वलिटी का, राइट टू इक्वलिटी। अब इसमें क्या क्या बातें आती है वो देखिए। हमारा संविधान कहता है कि सरकार भारत में किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानून से संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बोली है, इस बात को आप समझने की कोशिश करिएगा। हमारा संविधान क्या कह रहा है? भारत में किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता। अब कानून के सामने समानता का मतलब क्या है? देखिए, जैसे मान लो एक तो कोई इंसान गया है, जैसे अंबानी साहब है, अंबानी साहब ने गलती कर दी, बहुत रिच पर्सन है, अंबानी साहब का भी उदाहरण मत लीजिए। जैसे मान लो कोई बहुत रिच पर्सन है, वो गया। फिर एक कोई गया है, कोई मिडिल क्लास आदमी है, ठीक है, और बिल्कुल कोई एक है जो बिल्कुल मजदूर है, बहुत गरीब है, ऐसा इंसान गया है। ये तीनों लोग क्या है? कोर्ट में पहुंचे हैं। तो अब जो कोर्ट है, ठीक है, जो कोर्ट है हमारे देश का, वो क्या करेगा? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार मतलब क्या है? तीनों को बराबर देखेगा। जो कोर्ट है वो तीनों को क्या करेगा? बराबर देखेगा कि हाँ भाई जी,
सबसे अमीर हो चाहे मिडिल क्लास हो चाहे सबसे गरीब हो, तीनों के लिए क्या है, बराबर है, समान है, सब इक्वल है, भेद नहीं करेंगे। दूसरा क्या बोला, कानून से संरक्षण, कानून से संरक्षण मिलेगा, मतलब इन तीनों को क्या है, प्रोटेक्शन कौन देगा, कानून देगा, मतलब कोर्ट प्रोटेक्शन देगा। एक में पहले में बोला है कानून के सामने समक्ष है, कानून के सामने सब बराबर है, इक्वल है, और दूसरे बोला कानून का संरक्षण, मतलब किसी को भी अगर कानून की जरूरत पड़ेगी तो उसे क्या होगी, कानून उसको मदद करेगा, जरूरत देगा। तो ये जो बात कही जाती है ये हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 14 में कही जाती है कि कानून के सामने हम सबकी समानता है, इक्वलिटी है, और हमें कानून से संरक्षण मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा। यही तो कारण है कि जब भी कभी कुछ देश में होता है तो एक उम्मीद भरी आंखों से हम क्या है, न्यायपालिका की तरफ देखते हैं कि न्यायपालिका क्या है, कुछ अच्छा हमारे लिए फैसला देगा। तो हम कानून के सामने सब समान है, हम कानून के सामने सब इक्वल है। अब आप बहुत से लोग सोचते होंगे नहीं सर ऐसा थोड़ी होता है, किसी राजनेता को, बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं उनको, या किसी बड़े बिजनेसमैन इंसान को तो कभी सजा मिलती नहीं, क्योंकि गलती है ना, मैं बार बार मैं ये कहता हूं, हर बार गलती सरकारों की नहीं होती, कुछ गलतियां हम लोगों की भी है। आप में से मैंने अभी कहा ना, जैसे कि ग्रेजुएशन करे बच्चों को अपने मौलिक अधिकार नहीं पता है, वो जान ही नहीं रहा है कि मेरा अधिकार क्या है, तो फिर कैसे आप किसी पे क्लेम कर सकते हो कि नहीं उसने गलत करा है। आप आवाज उठाओ और जहां गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलो, और बोलोगे तभी जाकर के क्या है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश का संविधान एक बहुत प्यारे संविधानों में से एक है। पर 25 नवंबर 1949 को जब लास्ट सेशन हमारे संविधान का चल रहा था, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, वो हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि हमने संविधान है ना, चाहे कितना भी अच्छा बनाया हो, पर अगर चलाने वाले लोग गलत होंगे ना, तो इस संविधान को दुनिया का सबसे बेकार संविधान प्रूफ कर देंगे। और चाहे हमने कितना ही बुरा संविधान क्यों ना बनाया हो, पर चलाने वाले लोग अच्छे हैं तो इसको दुनिया का बेस्ट संविधान प्रूफ कर देंगे। हमने पूरी दुनिया की मेहनत इसमें लगाई है, दुनिया का जो सबसे बेस्ट चीज है ना, वो हमने हमारे देश के संविधान में डाला है। अब ये डिपेंड किस पे करता है, देश के चलाने वालों पे करता है, और चलाने वालों को कौन चुनेगा, देश की जनता चुनेगी। तो ये विश्वास है उन महापुरुषों का आप लोगों पे कि आप लोग अच्छे लोगों को चुनो, आप अच्छे लोगों को चुनो, जो संसद में बैठे, जो राज्यों की विधायिका में बैठे, और अच्छे कानून और अच्छी चीजों पे चुनाव के मुद्दे लड़े जाए। ठीक है, तो ये सिर्फ आप ये मत कहो कि आप कुछ भी गलत होता है आप कानून को गाली देते हो, क्यों देते हो? सिस्टम में भैया जो न्यायपालिका में बैठा वो भी कोई इंसान है, सरकार में बैठा वो भी कोई इंसान है, सब इंसान ही तो है। तो फिर कहां कमी हो रही है, हमें सुधार करना चाहिए, और सुधार कौन करेगी, पब्लिक करेगी। और जब समानता की बात आती है तो मतलब दोनों क्या है, इक्वल है, बराबर दोनों लोग रहेंगे। इसका ही प्रबल रूप छुआछूत का जिक्र करता है और सरकार को निर्देश देता है कि वह इसे समाप्त करे। तो छुआछूत का समाप्त करना अनुच्छेद 17 में बोला गया, स्पेशली ये बात बोली गई कि छुआछूत का समाप्त किया जाए। छुआछूत के बारे में वैसे ऑलमोस्ट आप सभी जानते होंगे। छुआछूत क्या है, भारतीय में जाति व्यवस्था की एक अहम कड़ी रही है, ठीक है, जिसमें क्या है, लोगों को अपने से टच होने से भी क्या माना जाता था कि हम क्या है, अपवित्र हो जाएंगे। उनकी मंदिरों में एंट्री बनती, पढ़ना लिखना तो बिल्कुल ही बंद था, जैसे मैंने शूद्र वर्ग के बारे में आप लोगों को बताया था। यहां तक कहा था कि मतलब दुकानदार भी है ना, पैसे उनसे ऊपर पहले रखवाता था, फिर धोता था और फिर उसको लेता था। उनको, उनके लिए चाय के कप दूसरे होते थे, और बाकी जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके लिए अलग होते थे। छुआछूत का जिक्र खत्म करा है। पर यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान में बात करिए छुआछूत की, छुआछूत चाहे किसी भी टाइप की हो, अनटचेबिलिटी चाहे किसी भी टाइप की हो, जाति के आधार पर हो, रंग के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, किसी भी टाइप की अनटचेबिलिटी को क्या है, बैन करा है हमारा संविधान। पर अब आज आप खुद बताओ, क्या गांव में जाकर के देखो, क्या छुआछूत नहीं होती? क्या संविधान ने तो लिखा है ना छुआछूत का अंत कर दो, कानून भी बने हैं, पर फिर भी लोगों की मानसिकता नहीं बदली। अब जब लोगों की मानसिकता नहीं बदली तो इसमें सरकारें क्या करेंगी, संविधान क्या करेगा, कानून क्या करेगा? और फिर आप कहते हो कि अमेरिका वहां पहुंच गया, वो वहां पहुंच गया और भारत यहां का है। यहाँ सोच खुद की नहीं बदलनी, प्रयास हमें खुद को नहीं करना, और फिर हम उम्मीद करते हैं कि हम बहुत ज्यादा जल्दी से प्रगति करें। तो ना कानून व्यवस्था में कमी है, ना संविधान में कमी है, कमी कहीं ना कहीं जो भी मैं मानता हूं वो देश के लोगों में मानता हूं। जिस दिन भारत की जनता जागरूक होकर के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा भाव से काम करेगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कोई भी सरकार का एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो कोई गलत काम या गलत कानून बनाने की सोचे। तो छुआछूत को खत्म करना, इसी के तहत है समानता का अधिकार। किसी भी तरह के छुआछूत को कानूनी रूप से गलत करार दिया गया है। क्या बोला? किसी भी तरह के छुआछूत, तो किसी भी तरह का जो अनटचेबिलिटी हो उसको गलत ही बोला गया है।
या छुआछूत का मतलब कुछ खास जातियों के लोगों के शरीर को छूने से बचना भर नहीं है। देखो अब छुआछूत भी बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। सिर्फ जाति के लोगों को छूने भर से बचना नहीं है, यह उन सारी सामाजिक मान्यताओं और आचरणों को भी गलत करार देता है जिसमें किसी खास जाति में जन्म लेने भर से लोगों को नीची नजर से देखा जाता है या उनके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। तो ये क्या है, वो सारी सामाजिक मान्यता है जिससे ये देखा जाए कि ये जो लोग हैं सिर्फ एक जाति में जन्म लेने से, कभी कभार सच में कहा जाता है कि भारत का इतिहास जो है बहुत गौरवशाली, और सच में गौरवशाली रहा भी है। पर मुझे कभी कभार सच में बहुत दुख होता है, जिस भारत भूमि ने दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया, जिस भारत की भूमि ने दुनिया को सिखाया मानवता क्या होती है, वहां पर ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, वहां पर ऐसा इतिहास देखने को मिलता है, सच में दुख होता है। और अगर आप स्थिति पढ़ोगे, इतनी बुरी स्थिति रही है कि लोगों से सिर्फ उस जाति में क्या जन्म ले लिया, जैसे मान लो उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा अपराध कर दिया, सबसे बड़ा अपराध कर दिया। उनको मंदिरों में नहीं जाने दे रहे हैं, उनको पढ़ने नहीं दे रहे हैं, वो कोई पूजा पाठ करते हैं तो उनके साथ गलत किया जा रहा है। मतलब यहां तक की स्थिति है कि वो उनकी परछाई तक अपर कास्ट के लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्या विशेष है फिर? मैं बार बार कहता हूं, बहुत से लोग कहते हैं कि भारत को उन आक्रमणों ने बर्बाद कर दिया, उस आक्रमणों ने बर्बाद कर दिया। मैं कहता हूं भारत को बर्बाद किसी ने करा है तो भारत की सिर्फ और सिर्फ जातिवादी जो व्यवस्था है उसने भारत को बर्बाद करा है। अगर भारत के लोग एक होकर करके मुकाबला करते, ना तो अंग्रेज भारत पे राज कर पाते, ना और कोई भारत पे राज कर पाते। और आज भी हम 125 करोड़ है, हमारे गले में एक वाइब्रेशन होता है जब हम लोग बोलते हैं, पर ये 125 करोड़ है ना, एक नहीं है। पता नहीं कितनी जातियों में, कितने धर्मों में, पता नहीं कहां बटे हुए हैं। ये दुख का विषय, ये सच में बहुत दुख का विषय है। जब आप एक इतिहास को देखोगे, इतिहास में सारी अच्छी ही बातें नहीं है, कुछ बुरी बातें भी हैं। और इतिहास हमें इसीलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि हम सीखे इतिहास से कि यार देखो ये गलत हुआ था। अगर आज हम लोग कहें कि नहीं, हम उसी इतिहास में, उसी समय में क्या है, भारत को ले जाना चाहेंगे, तो क्या इसी समुदाय के लोग जाना चाहेंगे? नहीं, कभी नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने दर्द को महसूस करा है। और एक बात मैं आपको हमेशा बता देता हूं कि जो लोग हैं ना दर्द को महसूस करते हैं, जो भेदभाव को महसूस करते हैं, उनकी एक विशेषता होती है, वो कभी ना तो खुद के साथ भेदभाव होने देते हैं और ना कभी किसी के साथ भेदभाव करते हैं। तो नीची जो कहा गया है ना, नीची नजर या नीची जाति यह नहीं है। ये लोग तो बल्कि सच में बहुत ऊपर है, जो ना तो खुद भेदभाव सहन करने की उम्मीद रखते हैं और ना किसी के साथ भेदभाव करते हैं। तो ऐसी स्थितियों की बात करिए, जैसे कास्ट सिस्टम के बारे में बताया, सबसे ऊपर किसको बताया है? ब्राह्मण्स को बताया है। ब्राह्मण्स जो क्या करेंगे, पूजा का काम करेंगे, पूजा पाठ का काम करेंगे। वो ब्राह्मण से क्षत्रिय क्या है, राजा बनेगा और देश की टेरिटरी को बचा करके रखेगा। वैश्य जो व्यापार का काम करेगा, शूद्र जो बाकी सारे काम करेगा। फिर शूद्र में ही एक वर्ग और आ गया, दलित या अनटचेबल्स। अनटचेबल्स का मतलब है जिसे आप छू नहीं सकते, ठीक है। जैसे स्ट्रीट स्वीपर जो सफाई का काम करते हैं, क्लीनिंग का काम करते हैं, ठीक है। ये जो भी सारे काम है, ये सब क्या है, अनटचेबल्स में डाल दिए और उनके साथ बहुत ज्यादा जो भेदभाव है वो हमें देखने को मिलता है। इस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इसीलिए संविधान ने छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया है, ठीक है। और दंडनीय अपराध क्या है? छुआछूत को घोषित कर दिया कि अगर अनटचेबिलिटी होती है तो वो क्या होगा, दंडनीय अपराध होगा। अब आ जाते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। पर सबसे पहले ये जान तो ले कि फ्रीडम होती क्या है, स्वतंत्रता का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या है, फ्रीडम का मतलब जानना है। स्वतंत्रता का मतलब बाधाओं का ना होना, बिल्कुल फ्री, कोई टेंशन नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं, बिल्कुल फ्री। जैसे कि ये दीदी है, बिल्कुल ऐसे खुले आसमान में है कि हाँ कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, किसी का रेस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई बाधा नहीं है, ठीक है। जैसे आप लोग भी बहुत बार सोचते होंगे, मेरी मम्मी मुझे बार बार टोकती है, मेरे पापा मुझे बार बार टोकते हैं, रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, फ्री नहीं, फ्रीडम नहीं मेरे पास, ठीक है। तो पर उनका टोकना भी जगह सही है। तो बाधाएं ना होना, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना होना, किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शंस ना होना, क्या है, स्वतंत्रता कहलाता है। परंतु अभी हम आगे जानेंगे कि कुछ बाधाएं, कुछ पाबंदियां सरकार लगा सकती है, क्योंकि ज्यादा आजादी दी हुई भी बेकार होती। व्यवहारिक जीवन में इसका मतलब होता है हमारे मामलों में किसी किस्म का दखल ना होना, न सरकार का न व्यक्तियों का। देखो हम हर इंसान क्या चाहते हैं, अगर एक बच्चों की भाषा में या अपनी भाषा में बात करूं, बताओ, हम चाहते हैं कि कोई दूसरा आकर के हमें ज्ञान ना दे, ठीक है। फैक्ट बात है ना, चाहे हमें कुछ आता हो या ना आता, पर हम ये चाहते हैं दूसरा आकर के हमें ज्ञान ना दे, ठीक है। तू जाता है ना, तू कर ले, तू मुझे मत सिखा। ये बात हम लोग बोलते हैं ना, बहुत से लोगों को आप भी बोलते होंगे, बोलते हैं। मतलब क्या, कोई मेरी लाइफ में दखल अंदाजी ना करे,
चाहे वो सरकार हो और चाहे कोई व्यक्ति हो। मैं जैसा कर रहा हूं वैसा करूं, तभी तो क्या है, फ्री भाई। फ्री का मतलब जो मेरे मन में आए वो करूं, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि आप बाहर जाकर के लोगों को मार करके आ जाओ और सरकार आपको कुछ ही ना बोले। आप बाहर जाकर के कुछ गलत काम करके आओ और आपको घर वाले कुछ ही ना बोले। तो कहीं ना कहीं थोड़े से प्रतिबंध भी जरूरी है, परंतु व्यवहारिक जीवन में जो हमारा नॉर्मल लाइफ, हम उसमें ये चाहते हैं कि कोई भी हमारी जिंदगी में दखलंदाजी ना करे। हम समाज में रहना चाहते हैं, लेकिन हम स्वतंत्रता भी चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम समाज में रहें। और देखो समाज में क्या होता है, समाज के कुछ नियम होते हैं, नियम कानून कायदे होते हैं भाई। और समाज में क्या होता है, कुछ चीज़ों को सही, कुछ चीज़ों को गलत माना जाता है। तो हम समाज में रहना चाहते हैं, पर हम कुछ आज़ादी भी चाहते हैं। जैसे कि ये एक हमारा सामाजिक ढांचा है कि हम एक ही जाति के अंदर क्या है, शादी करें। पर जैसे जैसे क्या है, सोसाइटी मॉडर्न होती जा रही है, हम चाहते हैं कि नहीं, हम हमारी कास्ट से बाहर निकल करके शादी करें। क्यों? क्योंकि जब हम किसी से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तो हम जाति पूछ करके मुलाकात थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम चाहते हैं हम उसी के साथ क्या हो, जीवन को बसाए, या जीवन साथी उसी को चुन ले, ठीक है। तो पर समाज क्या कहता है कि नहीं नहीं, एक ही जाति में करो। तो समाज में रहना है तो हम ये नहीं चाहते कि हमें सोसाइटी बाहर कर दे। हम समाज में रहना भी चाहते हैं, पर हम छूट भी चाहते हैं, हम ये आज़ादी भी चाहते हैं कि मुझे क्या हो, इस प्रकार की छूट मिले कि मैं जिसको चुनना चाहूँ मैं उसको चुन सकूँ। हम मनचाहे ढंग से काम करना चाहते हैं, कोई हमें यह आदेश ना दे कि इसे ऐसे करो या वैसे करो। तो स्वतंत्रता या फ्रीडम में हम यही चाहते हैं कि कोई भी हमारे जीवन में क्या किसी प्रकार की दखलंदाजी ना करे। कोई हमें यह ना बताए कि आप इस काम को ऐसे करो या इस काम को वैसे करो। मतलब टोटल एब्सोल्युटली मैं फ्री रहना चाहता हूं, जो मेरे मन में आ रहा है वो मैं करूं। पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं बाहर जाकर के लोगों को मार करके आ जाऊं और लोग मुझे कुछ भी ना कहें। अब देखो, अब ये जो स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिला है, उसमें 5 या 6 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रखे गए। उन 5-6 पॉइंट्स के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक एक के ऊपर भी आगे डिटेल में चर्चा भी करेंगे इस लेक्चर में और आने वाले लेक्चर्स में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमें स्पीच बोलने की और हमें अपने विचार एक्सप्रेस करने की, मतलब अभिव्यक्त करने की आजादी। मुझे जो बोलना है मैं बोल सकता हूं, मुझे जो बात करनी है मैं वो कर सकता हूं। अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की हमें स्वतंत्रता है। परंतु अभिव्यक्ति की आजादी होने का मतलब यह नहीं है कि आप सड़क पर जाकर के गालियां बको और लोग आपको कुछ ना कहें। आप सड़क पर जाकर के किसी को साथ कैसा भी व्यवहार करो, आपको कोई कुछ ना कहे। नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी है, पर आजादी पे थोड़े से प्रतिबंध हैं। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, तो हमारे, अगर हम चाहते हैं कि भाई कोई हमारा जो समूह है, हमारा ग्रुप है, वो एक शांतिपूर्ण ढंग से बैठ करके बात करे, उस पर हम सब पे एक एक पर चर्चा करेंगे डिटेल। संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, हमें इजाजत है कि हम संगठन, कोई भी संगठन बना सकते हैं। देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, हमें देश के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता है। अब पर देखिएगा, ये थोड़ा सा एक अपवाद भी हमें देखने को मिलता है। जैसे कि पहले तो एक तो अनुच्छेद 370 में, जहां पे जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा था, वहां पे सिर्फ कश्मीर के लोग, मूल निवासी जो कश्मीर के वही रह सकते थे, बाकी नहीं रह सकते थे। पर अब ये वाला मुद्दा हट गया। पर जैसे कुछ जगहों पर भी आपको, जैसे ना आसाम, अरुणाचल प्रदेश है, जो ईस्टर्न इलाके हैं, पूर्वी इलाके, नागालैंड, मणिपुर, वहां पर आपको जाना है और वहां पर रहना है ना, तो थोड़ा सा आपको स्पेशल परमिशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो थोड़े से इलाके अलग है, उनकी थोड़ी संस्कृति अलग है, काम करने के लिए भी आपको, पर फिर भी आप जाके रह सकते हो। जितना प्रतिबंध जम्मू कश्मीर में था उतना वैसा नहीं है, ठीक है। वहां पे थोड़ा सा लिबरेट है, पर फिर भी हमें क्या है, वहां की थोड़ी सी कानून व्यवस्था पे अलग से चर्चा करने की, पढ़ने की जरूरत। पर अभी आप सिर्फ दिमाग में इतनी बात रखना कि देश में हम किसी भी भाग में आ जा सकते हैं और रह भी सकते हैं, बस भी सकते हैं, हमें पूरी स्वतंत्रता है। और पहले जो सबसे बड़ा अपवाद जम्मू कश्मीर था 370 हटाने के बाद, वो भी नहीं रहा। कोई भी काम करने, धंधा चुनने या पेशा करने की स्वतंत्रता, मेरी इच्छा है, मैं जो चाहूं वो काम करूं, मेरी इच्छा है जो भी धंधा पेशा जो भी मुझे करना है वो मैं कर सकूं। मतलब किसी भी प्रकार की मेरे ऊपर क्या हो, कोई प्रतिबंध ना हो, किसी भी चीज पे क्या हो, मेरी जंजीरें ना बंधी हो, मैं पूरी तरीके से क्या रहूं, आजाद रहूं। याद रखिएगा कि हर नागरिक को यह स्वतंत्रता प्राप्त है। ये जितनी भी हमने स्वतंत्रता पढ़ी, हर नागरिक को प्राप्त है, आपको भी है, मुझे भी है। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपनी स्वतंत्रता का ऐसा उपयोग नहीं कर सकते जिससे दूसरों की स्वतंत्रता का हनन होता हो, ठीक है। यह बात ध्यान रखिएगा भैया। अगर स्वतंत्रता एक्स को मिली है तो वाई को भी मिली है, और वाई को मिली है तो जेड को भी मिली है। स्वतंत्रता हम सबको मिली है, पर स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि जब मैं अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करूं तो मैं इसको कुछ भी बोल करके इसकी स्वतंत्रता का हनन कर दूं, या ये कुछ भी बोल करके इसकी स्वतंत्रता का हनन कर दे, ठीक है। हमें फ्रीडम है, हम फ्री हैं, पर ध्यान रखना कि जो दूसरा इंसान है ना, वो भी फ्री है।
अगर हम कुछ अपनी इच्छा से काम कर सकते हैं तो वो भी अपनी इच्छा से काम कर सकता है। अगर हम कुछ विचार प्रकट कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, तो वो भी प्रकट कर सकता है। पर बस आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान का है ना एक सिर्फ बेसिक फंडा ये है, आप आजाद रहिए, आप आजाद रहिए और दूसरे को भी आजाद रहने दीजिए। आप भी बिल्कुल हैप्पी हैप्पी रहो और दूसरों को भी हैप्पी हैप्पी रहने दो। आप कोई ऐसी बात मत बोलो कि किसी जाति या धर्म वालों को बुरी लग जाए। आप ऐसी बात मत बोलो किसी व्यक्ति को बुरी लग जाए। हम बहुत सी बार कहते हैं भी, आम भाषा में भी कहते हैं कि हमें मजाक भी ऐसा करना, अगर हम 5 लोगों के बीच में बैठे हो ना, हमें मजाक भी ऐसा करना चाहिए जिससे कि किसी को नाराज ठेस ना पहुंचे, किसी को ठेस ना पहुंचे। हम ऐसा ना हो कहीं बैठे और हम किसी जाति का मजाक उड़ा रहे, नहीं, वहां पर कोई हो सकता है और हमें किसी जाति का वैसे ही मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हम किसी धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, हम किसी के रंग का मजाक उड़ा रहे हैं, हम किसी के शारीरिक रूप का, भाई वो छोटा है, वो मोटा है, वो पतला है, वो ऐसा है, उसका मजाक उड़ा रहे, नहीं, मजाक ऐसा करो कि किसी का बुरा ना लगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या है, आपको आजादी है, आप बोल सकते हो, आप अपनी बात को लिख सकते हो, आप बता सकते हो, पर दूसरे की आजादी का हनन ना हो, यह बात को आपको ध्यान रखना है। आपकी स्वतंत्रता सार्वजनिक परेशानी या व्यवस्था पैदा नहीं कर सकती। देखो, ठीक है, मतलब आप जो बोल रहे हो ना, आपको फ्री है, पर आपकी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम सबके लिए प्रॉब्लम ना बने, पब्लिक प्रॉब्लम ना बन जाए, सार्वजनिक परेशानी ना बन जाए या अव्यवस्था ना हो जाए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे शराब पीने की सबको छूट है, ठीक है, सब पियो, जिसको पीनी है सरकार खूब दे रही है, पी लो, ठीक है, पर उसका ये मतलब नहीं है फ्री रहने का कि हाँ भाई सड़क पे चल रहे हो और सड़क पे चलते चलते लड़ लिए, ठीक है, वहीं गिर गए, ठीक है, 2-3 के थप्पड़ मार दी, ठीक है, ये काम अलाउड नहीं है। तो स्वतंत्रता है कि आप पीजिए, पर उस इसकी अलाउड नहीं है। तभी तो क्या होता है, जब 2 लोग लड़ रहे होते हैं सड़क पे शराब पी करके, तो शांति भंग करने के केस में पुलिस पकड़ करके ले जाती है और बढ़िया उनकी क्या है, खातेदारी कर देती है। आप बस सब करने के लिए आजाद हैं जिससे दूसरों को परेशानी ना हो। आप हर काम करो, बस मैंने कहा ना, आप सब काम कर सकते हो, बस दूसरों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि आप बाथरूम में जाकर के जो सिंगिंग करते हो, चिल्ला चिल्ला कर, आपको लगता है आप तो बहुत बड़े सिंगर हो, ठीक है, पर लोगों को परेशानी होती है, ये वैसे मजाक का मुद्दा है, लोगों को परेशानी होती है, पर वो आप मत करो। तो मतलब सिर्फ समझाने का तरीका इतना सा है कि हम कोई भी काम करें ना, हम आजाद है, पर दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम अपनी स्वतंत्रता का ध्यान रखते समय यह भी रखें कि वो दूसरा इंसान भी क्या है, स्वतंत्र है, उसे भी अपनी बात रखने का, उसे भी अपने विचार रखने का और उसे भी अपनी जिंदगी जीने का क्या है, पूरा पूरा अधिकार है। स्वतंत्रता का मतलब असीमित मनमानी करने का लाइसेंस पा लेना नहीं है, ठीक है। तो स्वतंत्रता का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लाइसेंस मिल गया जो मन में आओ वो करो, असीमित मनमानी का लाइसेंस नहीं है, आपको लिमिटेड। मैंने बार बार आपको यही बात कहना चाहता हूं कि हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता के साथ हमारे पास क्या है, कुछ प्रतिबंध भी लगे हुए हैं, ठीक है, हमारे क्या है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, कुछ पाबंदियां क्या है लगाई हुई है, ठीक है। और ये पाबंदियां ही क्या है, हमें रोक करके रखती है, ये पाबंदियां ही हमें रोक करके रखती है कि नहीं, आप हर कुछ नहीं कर सकते। अगर हम बिल्कुल फ्री छोड़ देंगे ना, ठीक है, फ्री छोड़ देंगे तो वो फिर कुछ भी जाकर के करेगा ना, तो समाज को नुकसान देगा, वो समाज को क्या करेगा, नुकसान देगा, जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए आजादी के साथ साथ क्या है, कुछ थोड़े बहुत प्रतिबंध होने चाहिए। इसीलिए तो भैया जो माता पिता होते हैं, हाँ, वो अपने बच्चों को भेजते हैं बाहर, पर बोलते नहीं बेटा देख 10 बजे से पहले घर आ जा। ये पाबंदी है, ये पाबंदी है, और ये पाबंदी अच्छी है, जरूरी भी है। हाँ बेटा आप मोबाइल चलाना, आपको छूट है, पर 8 बजे बाद आप फोन टेबल पर रख देना, ये अच्छी बात है। आप बेटा अपने दोस्तों के साथ जाओ, कौन कौन से दोस्त जा रहे हैं मुझे बताओ, आप क्या क्या कहा करके आओगे हमें बताओ, ये पाबंदी है, अच्छी बात है। तो कहीं कुछ हद तक पाबंदियां होना अच्छी बात है। नहीं तो अगर हम पूरी तरीके से आजादी दे देंगे, अगर पूरा आजाद कर देंगे, तो क्या होगा, बिल्कुल फिर क्या हो जाता है, इंसान ऐसा मान लेता है जो करना है वो मन में करो। इसीलिए जब सांड को भी खोलते हैं तो सांड को भी पकड़ के छोड़ते हैं, ऐसा पूरा खुला नहीं छोड़ते, नहीं तो वो पूरे समाज को तहस नहस कर देगा। इसी कारण समाज के व्यापक हितों को देखते हुए सरकार हमारी स्वतंत्रता पर कुछ किस्म की पाबंदियां लगा सकती है। तो इसलिए सरकार क्या है, कुछ पाबंदियां लगा सकती है, मना कर सकती है कि भाई ये काम आपको नहीं करने। अब आ जाते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे बात करते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता है, बिल्कुल। और अभी तो बहुत चर्चा में रहती है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि हमें अभिव्यक्ति की आजादी, हम ये भी बोल सकते हैं, हमें अभिव्यक्ति की आजादी, हम ये भी बोल सकते हैं। तो वो अभिव्यक्ति की जो आजादी है उसको लिमिट करना जरूरी है कि भाई आप ये बोल सकते हो, ये नहीं बोल सकते। ये लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता है। बुनियादी विशेषता को अब अभिव्यक्ति की आजादी देना जरूरी क्यों? क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर महिलाओं को दबाया गया है,
ठीक है, महिलाओं का शोषण किया गया, उनको बोलने का अधिकार नहीं। और आज भी आप गाँव में जाकर के देख लीजिए, अगर वोट डालने भी जाती है तो महिलाओं को पहले घर वाला बोल देते थे इसको वोट देना, तभी बात सही। उनको कोई सार्वजनिक मुद्दों पर नहीं बोलने दिया जाता है। अभिव्यक्ति की आजादी इसलिए जरूरी, जो हजारों सालों से जिन दलितों को, पिछड़ों को दबाया गया है, उनका शोषण किया गया है, जिन अपर कास्ट के लोगों के सामने गर्दन झुका करके उनको चलना पड़ता था, उस शोषण के विरोध आवाज उठाने के लिए अभिव्यक्ति की आजादी जरूरी है, पर सिर्फ और सिर्फ लिमिट तक। तो इसलिए बुनियादी विशेषता हमें बताई गई है। अभिव्यक्ति की आजादी में बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। तो अब आप अभिव्यक्ति की आजादी में क्या आप बोल करके बता सकते हो कि हाँ ये चीजें गलत हुई हैं, ये बात गलत थी, ऐसा था, बोल करके कर सकते हो। आप लिख करके, काफी किताबें लिखी जाती हैं, ठीक है, लोग पढ़ते हैं उनको। और कोई भी कला का माध्यम क्या है, आप चित्र बना करके, आप कार्टून बना करके, पोस्टर्स बना करके क्या है, लोगों में अपनी जो अभिव्यक्तियों से व्यक्त कर सकते हो कि हाँ ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करके ही हमारे विचारों और व्यक्तित्व का विकास होता है। देखो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श, मतलब हम क्या करते हैं, जब दूसरों के साथ बैठते हैं, विचार विमर्श करें, संवाद, कम्युनिकेशन उन लोगों के साथ करें, तभी हमारा क्या होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्तित्व क्या है, हमारी पर्सनैलिटी है। मैं पहले भी कहता हूं कि भगवान ने हमें पर्सन बनाया है, पर्सनैलिटी हमें बन करके जाना है, ठीक है। व्यक्तित्व तो हमारे पर्सनैलिटी का विचार क्या होता है, विकास होता है। अब ये विकास कैसे होगा, जब हम लोग, मैं अपने विचार किसी के साथ रखूंगा पूरे आजादी के साथ, मेरे मन में कुछ नहीं रहना चाहिए, तो वो विचार, फिर वो मुझे कुछ बताएगा तो क्या होगा, इससे इंप्रूवमेंट होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पर राहुल सर के साथ क्या है, बहुत से ऐसे इश्यूज है जिन पर डिस्कशन करता हूं, कुछ सीखने को मिलता है, कुछ बताता हूं। तो ये क्या है, जो मेरा व्यक्तित्व है, मेरी पर्सनैलिटी है, उसमें कुछ ना कुछ विकास होगा, मैं जानूंगा कुछ बात। तो हमें संवाद, कम्युनिकेशन करते रहना चाहिए, हमें विचार विमर्श करते रहना चाहिए कि हाँ भाई ये बात सही है या गलत है, या किस प्रकार से हमें होनी चाहिए ये बात। और जैसे कि बोल करके तो हम बता ही सकते हैं कि हमें अभिव्यक्ति की आजादी है। आपकी राय दूसरों से अलग हो सकती है, संभव है कि कई 100 लोग एक ही तरह से सोचते हो, तब भी आपको अलग राय रखने और व्यक्त करने की आजादी है, बिल्कुल आजादी। सब एक तरफ और आप अकेले एक तरफ, सब बोल रहे नहीं नहीं ये काम अच्छा, आप बोलो नहीं ये काम गलत है, बिल्कुल आपको आजादी है। आप व्यक्त कर सकते हो, आप बता सकते हो कि हाँ ये काम गलत है और उसके पीछे कारण आप दीजिए, ठीक है। तो कारण देना बहुत जरूरी है। आप सरकार की किसी नीति से या किसी संगठन की गतिविधियों से असहमति रख सकते हैं, तो आप सरकार से या संगठन से, कोई भी सरकार से, किसी भी संगठन की जो भी नीतियां, आप उसके पीछे क्या है, असहमति जाहिर कर सकते हैं कि हम क्या है, सहमत नहीं है। हम देखते भी सरकार के खिलाफ आंदोलन चलते रहते हैं, असहमति प्रकट करें कि हम सरकार से खुश नहीं है, हम किसी इस संगठन से काम से खुश नहीं। अपने माँ बाप, दोस्तों या रिश्तेदार से बातचीत करते हुए आप सरकार की किसी नीति या किसी संगठन की गतिविधियों की आलोचना करने को स्वतंत्र है। बिल्कुल, आप दोस्तों के साथ बैठ जाओ, आप अपने माता पिता के साथ, रिश्तेदारों के साथ बैठ, लोग बैठ कर करते ही है ना, अरे यार उस फलाना पार्टी की सरकार है वो बेकार है, वो ऐसा काम कर रही है, अरे नहीं यार इस पार्टी की सरकार अच्छा काम करती है। तो डिस्कशन क्या है, चलता रहता है, और ये विचार विमर्श क्या है, होते रहने चाहिए। और विचार विमर्श ही क्या है, लोगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप अपने विचारों को पर्चा छापकर अखबारों पत्रिकाओं में लेख लिखकर भी व्यक्त कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप चाहे अखबारों में छापो, आप अखबारों में आर्टिकल्स लिख करके दो, आप एडवर्टाइज छपाओ, कुछ भी करो, आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हो। आप ये काम चित्र बनाकर भी कर सकते हो, कोई कविता और गीत लिखकर भी, कविताओं के द्वारा, और भी लोगों को मजा आ जाएगा। गीत, कोई गाना लिख करके सुनाओगे तो और भी मजा आ जाएगा, लोग सोचेंगे ठीक है तू बोलता रहे, मजा आ रहा है। पर आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ हिंसा को नहीं भड़का सकते। तो आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे कि क्या हिंसा भड़क जाए, वॉयलेंस हो जाए। आप कोई जाति के खिलाफ या धर्म के खिलाफ कुछ ऐसा बोल दो जिससे क्या हो, लड़ाई हो जाए, तो वो काम नहीं कर सकते। आप हिंसा को नहीं भड़का सकते, आप हिंसा को नहीं उकसा सकते। इसीलिए क्या है कि हमारे चुनावों में भी ये मना है कि आप किसी जातीय धर्म के नाम का प्रयोग करें, परंतु फिर भी लोग कर रहे हैं, ये गलत बात है। आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके लोगों को सरकार के खिलाफ बगावत के लिए नहीं उकसा सकते। तो आप इस स्वतंत्रता का प्रयोग करके सरकार के खिलाफ बगावत के लिए, देखो वैसे सरकार का खिलाफ जाना हमें अलाउड है, हम सरकार की जो नीतियां हैं उनका विरोध कर सकते हैं और कर सकते हैं। पर बगावत का मतलब क्या होता है कि आप बिल्कुल ऐसे एंटी गवर्नमेंट होकर के नहीं कि जो सरकार बोले वही गलत है, या सरकार के खिलाफ आप कुछ साजिश करना शुरू कर दो, वो नहीं कर सकते। आप लोगों को भड़का नहीं सकते सरकार के खिलाफ, ठीक है। इसलिए आपको एक बात पता होनी चाहिए, एक हमारे देश में कानून चलता है जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सीडिएशन एक्ट, सीडिएशन एक्ट, और इंग्लिश में कहा जाता है राजद्रोह का कानून, ठीक है। अब राजद्रोह का कानून ये किस में है, ये आईपीसी में,
इंडियन पेनल कोड या भारतीय दंड संहिता का जो 121वां सेक्शन या 121वीं धारा है उसमें, सॉरी 124वीं धारा, ठीक है, 124वीं धारा में 124th 124 ए में है, उसमें ये बात कही गई कि सरकार के विरोध जाना क्या है, एक राजद्रोह की गतिविधि है। तो राजद्रोह में जो उसमें है, तो सरकार के खिलाफ जाना भी एक राजद्रोह है, मतलब परंतु फिर भी आप सरकार के खिलाफ बोल सकते हो, पर इतना नहीं कि आप सरकार के खिलाफ साजिश करने लग जाओ सरकार को ही, क्योंकि सरकार क्या है, देश का प्रतिनिधित्व कर रही है और उस सरकार को आपने ही चुना है, देश का प्रतिनिधित्व कर रही है, तो आप देश के खिलाफ जाकर के करो, जो कि गलत है। तो सेडिशन एक्ट का ध्यान रखिएगा। बहुत सी बार ये मुद्दा भी उठता है कि राजद्रोह वाला जो कानून है उसे बंद कर दिया जाए, क्योंकि इसको 1870 के करीबन की बात है, अंग्रेजों ने चालू करा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चालू करा था, इसलिए कि कोई हमारे खिलाफ ना बोले। तो 1870 के खिलाफ समय में कानून लाया गया और 1950 में जब हमारा संविधान बना उसके बाद, और संविधान क्या कह रहा है, संविधान क्या कह रहा है, स्वतंत्रता का अधिकार है, बिल्कुल है, हम सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, संविधान कह रहा है, ये बात संविधान कह रहा है। सेडिशन एक्ट राजद्रोह कौन है, आईपीसी का है, इंडियन पेनल कोड का है। जब संविधान कह रहा है, संविधान से तो बड़ा कोई नहीं है ना, तो हटा दो फिर राजद्रोह वाले कानून को। ये बात बहुत सी बार मांग उठती है, तो इस पर एक डिबेट होना अलग बात है, अभी हम नहीं कर सकते। आप किसी के खिलाफ झूठी बातें कहने और उसकी प्रतिष्ठा गिराने वाली बातें प्रचारित करने में स्वतंत्रता का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप किसी के खिलाफ मत बोलो, आप कोई झूठी बात मत बताओ, आप किसी की प्रतिष्ठा रेपुटेशन मत गिराओ। इसलिए आपने बहुत सी बार सुना होगा मानहानि का केस लगता है, ओके, मानहानि का केस। मानहानि का केस ऐसे है जैसे मान लो कि आपने कुछ मेरे खिलाफ गलत प्रचार प्रसार कर दिया कि नहीं मनीष सर तो ऐसे हैं, वो ऐसे ऐसे काम करते हैं, ये वो लाना फलाना ढीमका, आपने बहुत कुछ ऐसी चीजें प्रचार प्रसार कर दी। अब जब क्या है, मैं कोर्ट जाऊंगा, क्या मेरी प्रतिष्ठा को, मेरी रेपुटेशन को गिराने का क्या हो रहा है, कोशिश करी जा रही है। क्योंकि भाई जब पेपरों में कोई बात छपाओगे, कुछ लोगों को बोलोगे, तो चाहे 10 लोग इन्फ्लुएंस, उनको लगेगा तो सही ना कि हाँ यार मनीष सर ऐसे हैं। तो अब उससे क्या होगा, मैं कोर्ट जाकर के क्या है आप लोगों के ऊपर केस कर दूंगा कि हाँ भाई इन्होंने क्या है, मेरी प्रतिष्ठा गिराने की कोशिश करी। अब मान लो मैं आप लोगों से, मान लो कल को ये प्रूफ हो गया कि नहीं जो भी आप लोगों ने बोला लिखा है वो सब कुछ गलत था, मनीष सर ऐसे इंसान नहीं है, अच्छे बेहतरीन इंसान है, तो मैं मानहानि का केस कर सकता हूं। फिर मैं उसमें आपसे जो भी अमाउंट मांगू वो मांग सकता हूं कि भाई मुझे इतना नुकसान हुआ है, क्योंकि मेरी मानहानि के चक्कर में मुझे इतना नुकसान हुआ है, ये है बात है, मैं पहले ऐसे ऐसे काम कर रहा था, परंतु इनके कारण सब मेरी जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, वो गिर जाती है। तो इसलिए मैं क्या है 10 करोड़ रुपए की डिमांड करता हूँ, ठीक है, मैं 10 करोड़ रुपए की डिमांड करता हूं, तो मुझे 10 करोड़ रुपए कोर्ट दिलवाए। तो कोर्ट फिर 10 करोड़ रुपए उन लोगों से दिलवाएगा जिन्होंने मेरी प्रतिष्ठा गिराने की कोशिश करी है। तो इसलिए कभी भी है ना प्रतिष्ठा गिराने की, आप स्वतंत्रता में 2-3 बातों को हमेशा ध्यान रखिएगा। पहला, हमें किसी भी जाति धर्म के खिलाफ नहीं बोलना, ठीक है, परंतु एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब जैसे अब आज मैंने बात करी अस्पृश्यता की, तो ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, हमें इतिहासों में पढ़ाया जा रहा है कि अस्पृश्यता हुई है। यहाँ पर मैं किसी ऊंची जाति के लोगों के विरोध में नहीं बोल रहा, हाँ मैं रियल जो फैक्ट है वो बात को बता रहा हूं, वो बात एक अलग है। आप किसी जाति के, किसी धर्म के, किसी लिंग के, इनके विरोध में मत बोलो कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच जाए। पहली बात आपको ध्यान रखनी। दूसरी बात ये ध्यान रखो कि कभी किसी की प्रतिष्ठा पर चोट ना लगे, उसके जो विचार है उन पे चोट ना लगे, तो मानहानि वाली बात हो जाएगी। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आप कभी पॉलिटिकल लीडर भी बनते हो, कुछ भी बनते हो, कभी भी है ना न्यायपालिका के खिलाफ मत बोलना। जिसके भी खिलाफ बोलना है बोल देना, न्यायपालिका के खिलाफ बोलना बहुत बड़ा भारी वाला क्या है, जुर्माना लग जाएगा, बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। आप देखना कभी पॉलिटिकल लीडर्स भी है ना न्यायपालिका के लिए ही कहते हैं, हाँ माननीय जो न्यायपालिका है उन्होंने ये फैसला दिया है, हाँ हम फैसले से संतुष्ट नहीं है, परंतु हम पूरी संवैधानिक प्रक्रिया से न्यायपालिका के जो प्रक्रिया है उसके द्वारा ही हम लोग काम करेंगे। कभी भी न्यायपालिका के खिलाफ नहीं बोलते। और अरे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कर दिया, कैसे कर दिया, जैसे प्रधानमंत्री को गाली दे दी जाती है, न्यायपालिका को देते हो आप कभी नहीं सुनोगे। तो इसलिए न्यायपालिका को कभी भी गलत मत बोलना। न्यायपालिका के लिए हमेशा सम्मान मन में प्रकट रखना। उसका कारण एक तो यह है कि हमारे संविधान में एक ऐसा अनुच्छेद है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहता है, मतलब कोर्ट की अवहेलना, कोर्ट की बुराई करने के रूप में आपको क्या है वो दोषी दे सकता है। पहला कारण ये। दूसरी बात यह है कि भाई जब आप कुछ गलत करते हो, आप जेल में जा रहे हो, आपको बचाने वाला कौन है? कोर्ट है, ठीक है, मतलब कोर्ट सबको जेल से निकालने वाला कौन है? कोर्ट है बाहर। और आप उसी कोर्ट के विरोध में बोलो, तो अब ये कोर्ट के विरोध में बोलोगे तो कोर्ट आपको जेल में फटका देगा, निकालेगा कौन फिर? तो इसलिए क्या है, ये वैसे संविधान के तहत है कि आप इसकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना करें, कोर्ट की अवहेलना आप लोग ना करें, ठीक है बच्चों। तो इसलिए कुछ भी ऐसा मत बोलो जो कि गलत हो, बुरा हो। जैसे गांधी जी कहा करते थे, ना बुरा बोलो, ना बुरा सुनो, ना बुरा करो।
तो इसी के साथ जो है आज हमारा लेक्चर 2 है वो कंप्लीट होता है। स्वतंत्रता का अधिकार अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इस पर हम आगे के 2-3 पॉइंट्स और है वो भी चर्चा करेंगे, फिर आगे के जो अधिकार है उन पर भी चर्चा करेंगे। आप जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा आज का वीडियो, आज का लेक्चर, मजा आया या नहीं आया। बिल्कुल मैं एक उसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ जैसे कि संविधान को पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से हमें गहराई में जाकर के पढ़ना चाहिए, उसी प्रकार से पढ़ रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो। मैं पहले भी कह चुका हूँ सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है मेरे विद्यार्थियों कि आप इसमें क्लास का प्रतिबंध नहीं है, आजादी पर फिर भी प्रतिबंध होता है, पर वीडियो को शेयर करने पे कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कॉलेज वाले बच्चों को भी भेज दो, 10th में पढ़ रहा है उसको भेज दो, 11th में 12th में पढ़ रहा है उसको भेज दो, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसको भेज दो, सबको ही शेयर कर दो। तो शेयर रुकने नहीं चाहिए। तो आप अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।